नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर कथा को लेकर, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो ध्यान दीजिए श्रोताओं, आप अपने कानों में हेडफोन लगाकर आराम से सुनिए, लेट जाए। कब तक जिंदा रखना है इसे? पैसा मिलने तक, और नहीं मिला तो गिद्धों का खाना बनेगी और क्या। ये सब बातें 5 लोगों के बीच हो रहीं। ये लोग शहर के बाहर एक पुराने किले के खंडहर में थे। बातचीत करने वाले ये लोग अपहरणकर्ता थे, जो फिरौती के लिए अपहरण करते थे और फिरौती मिलते ही खत्म कर देते थे। इस बार इन लोगों ने 21 वर्षीय छात्रा विधि को किडनैप किया था। वो अपनी एनसीसी की ट्रेनिंग के लिए आई थी और इन लोगों ने उसे वहीं से किडनैप कर लिया था। किडनैप करने वाला मुख्य था भीमा। भीमा के गैंग की वारदातें अक्सर खबरों का हिस्सा रहती थीं कि कैसे ये लोग बर्बरता से हत्या कर देते थे। कई बार तो लाशें भी नहीं मिलती थीं। मुझे जाने दीजिए, मैंने आपका क्या बुरा किया है? डर से रोते हुए विधि ने कहा। बुरा कुछ नहीं मगर बना सकती है। तेरी कीमत अभी तेरे बाप से वसूलूंगा। भीमा ने विधि के बाल जकड़ते हुए कहा। दादा, ज्यादा टॉर्चर झेल नहीं पाएगी। आजकल की छोरियां खाती कहां हैं कुछ, मर गई तो क्या करेंगे? लाखन ने हंसते हुए कहा। पैसा तो इसकी लाश से भी वसूल लेंगे। लाखन बीरू, ख्याल रखना इसका, मैं हाईवे की तरफ जा रहा हूं। फोन करने यहां नेटवर्क नहीं है। और हां, भागने की कोशिश करे या ज्यादा परेशान करे तो मार के फेंक आना अपने जंगल वाले कब्रिस्तान में। वहां या तो भूखे जानवर या चील कोए या गिद्ध खा जाएंगे। भीमा ने निर्दयता से कहा। आप जा रहे हो तो थोड़ा मुर्गा भी ले आना, रात के लिए भूख लग रही है थोड़ा, जीवा ने कहा। मुर्गा तो ले आऊंगा, लेकिन पिछली बार की तरह कोई गड्ढबदा हुई ना तो मुर्गे की जगह तुझे भून कर खा जाऊंगा। तेरी ही लापरवाही से पुलिस वाला यहां तक पहुंच गया था, तो अब की बार ना। भीमा ने उसे धमकाया और सबको चेतावनी देकर चला गया। हाईवे वहां से दूर था, पुलिस को लोकेशन न मिले, इस वजह से भीमा फोन हमेशा वारदात की जगह से दूर करता था। भीमा के जाते ही बाकी बचे किडनैपर शराब पीने लगे। विधि रोए जा रही थी, मगर रोते रोते वह वहां से भागने की कोशिश में लगी थी। उन लोगों को शराब में डूबा देख वह नजर बचाकर हाथ खोलने की कोशिश करने लगी। वहां 4 किडनैपर बैठे थे। कुछ देर बाद उनमें से 2 किडनैपर कुछ काम को लेकर बाहर गए। जीवा और लाखन वहीं बैठे शराब में मस्त थे। अरे, इस छोकरी को देख के लग रहा है कि इसे मारने में हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप रोते रोते मर जाएगी, जीवा ने ठाका लगाते हुए कहा। अब की बार फिरौती थोड़ी ज्यादा ही लेंगे। पिछली बार का सारा रुपया बाप की 13वीं में खर्च हो गया, मन भर के दारू भी नहीं पिया, कहकर लाखन भी हंस पद्दा। अरे, इस बार शहर गया था तो अंग्रेजी वाली दारू लाया। तू रुक, मैं नीचे से लेकर आता हूं और घर पे बात भी कर लेता हूं। कब से घर नहीं जा पाया, जीवा ने कहा। दोनों शराब में बिल्कुल टुन्न थे, पैर लड़खड़ाने लगे थे। इधर विधि की हाथ की रस्सी भी ढीली हो गई थी। जीवा के बाहर जाते ही विधि ने पानी मांगा। पानी चाहिए तेरे को? नहीं मिलेगा पानी, कुछ नहीं मिलेगा, चुप करके बैठ। लड़खड़ाती जुबान से लाखन ने विधि को पास आकर धमकाया। बस विधि को मौका मिल गया। विधि ने अपने बंधे हुए दोनों हाथों से चम्मच उठाकर सीधा लाखन की आंखों पर हमला किया। शराब के नशे में धुत लाखन संभल नहीं पाया और वहीं गिर गया। विधि ने जल्दी से हाथ पैर खोले और दरवाजे तक आई। तब तक जीवा फोन से बात करता हुआ अंदर आया। वो बेहद नशे में था। इस बात का फायदा उठाकर एकदम से विधि ने उस पर वार किया। वह कुछ हड़बड़ाया। अगले ही पल विधि ने वहां रखी शराब की बोतल उठा उसके सिर पर दे मारी। उसके हाथों से फोन छूट गया। विधि ने फोन उठा लिया। इससे पहले दोनों संभल पाए, विधि बिजली की फुर्ती से वहां से भागी। वो जगह एक खंडहर नुमा किला था। वहां से बाहर निकलना सहज नहीं था। विधि जैसे ही थोड़ा ही भाग पाई, तब तक लाखन और जीवा संभल चुके थे और वीरू सुहास भी वहां आ चुके थे। वो चारों ही विधि को पकड़ने दौड़ पढ़े। विधि भागते हुए खंडहर से बाहर आई। उसने देखा कि थोड़ी ही दूरी पर 2 लोग सड़क पर खड़े थे। उन्हें देखते ही विधि मदद को चिल्लाई। सुनिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे, बचा लीजिए मुझे। सड़क पर खड़े दोनों लोगों ने विधि की ओर देखा, फिर एक दूसरे की ओर देखा और फिर वहां से चुपचाप चल दिए। विधि एक बार फिर चिल्लाई, मगर उन लोगों ने नहीं सुना। तब तक वीरू और बाकी सब किडनैपर दिखाई दिए। घबराकर विधि वहां से भागने लगी। ये इलाका उसके लिए बिल्कुल अनजान था। वो बस बेतहाशा भाग रही थी। भागते भागते वो जंगल की तरफ निकल गई। तभी उसे फोन की याद आई।
उसने फोन निकाल कर देखा तो उसमें नेटवर्क ही नहीं थे। अब मैं क्या करूं? नेटवर्क भी नहीं। कुछ सोच। इमरजेंसी कॉल। हाँ, विधि ने 100 नंबर डायल किया। वो कुछ कह पाती इससे पहले किडनैपर वहां आते दिखाई दिए। हड़बड़ाहट में विधि वहां से भाग निकली। शाम ढल चुकी थी और विधि भागते हुए उस अनजान जंगल में पहुंच चुकी थी। बेहद थकी और डरी हुई विधि एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पापा, आप कहां हो? पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे घर जाना है। पता नहीं मैं अब घर कैसे पहुंचूंगी, कहते हुए फक पड़ी। विधि सर घुटनों में फंसाए बैठी रो रही थी कि वहां एक हवा सी आई और हल्के से उसके बालों को उड़ाया। उसने सर उठाया तो उसे अपने कान के पास कोई महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया। वो चौंक कर उठ गई। तब उसे एहसास हुआ कि वो एक घने जंगल में है, एक अनजान जगह। उसने सर उठाकर देखा तो सूर्य बिल्कुल ढल चुका था। चारों ओर निगाह दौड़ाई तो खुद को अकेला पाया। ये क्या? एक मुसीबत से बचने में वो दूसरी मुसीबत के मुंह में आ गई। इतने घने जंगल में वो अकेली, वो भी अंधेरे में। इस डर का एहसास उसे अब हुआ। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? यहां कोई होगा भी नहीं मेरी मदद को। मैं कैसे बाहर निकलूंगी? विधि जैसी ही उठी, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे से भाग के गया। फिर ऐसा लगा जैसे कान में किसी ने कहा, श्श, आवाज मत करना। विधि और डर गई। वो रोते हुए आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, उसे ये लगे कोई उसके पीछे है। वो पलटती तो वहां कोई नहीं होता। फिर वो तेज तेज चलने लगी। वैसे ही उसके पीछे के कदमों की आवाज भी तेज हो गई। वो और तेज चलने लगी, कदमों की आवाज भी तेज। बेहद डरी हुई विधि भागने लगी और उसे ऐसा लगे कि कोई उसके पीछे भाग रहा है। यकायक उसे ये लगा किसी ने उसे पीछे से आकर पकड़ डी लिया है। वो चीखी और उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर गई। जहां वो गिरी वहां कोई चीज उसके हाथ से लगी। वो कुछ था। विधि ने उसे चीज पर हाथ घुमाया तो कांप गई। वो किसी का हाथ था जो जमीन से दबा हुआ था और थोड़ा दिख रहा था। विधि डर से थरथराने लगी और वहीं पैरों को समेटते हुए डर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज में कुत्तों की रोने की आवाज और शामिल हो गई। कुछ ही देर में भेदियों और सियारों की आवाज भी आने लगी। वो पीछे खिसकी तो हाथ में एक हड्डी आ गई। वो हड़बड़ी में उठी तो आसपास देखा। वहां तो छोटी छोटी कई हड्डियां बिखरी थीं, जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें खाया हो। थोड़ी ही देर में वहां सियारों और कुत्तों की आवाज और तेज हो गई। वो आवाजें और करीब महसूस हुईं। विधि ने सर उठाकर देखा तो शहर गई। उसके सामने जंगली कुत्ते और सियार खड़े थे। अब क्या करें? यहां कोई है ही नहीं जो उसे बचा सके। यह तो उसे नोचकर खा ही जाएंगे। इसी डर से वह उठकर खड़ी हुई और धीरे धीरे अपने कदम पीछे बढ़ाने लगी। जैसे जैसे वह अपने कदम पीछे बढ़ाती, सियार और जंगली कुत्ते उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। वह बेहद डर गई। डर की वजह से कांपने लगी। उनमें से एक सियार उसके ऊपर हमला करने आगे बढ़ा। भय से उसने आंखें बंद कर ली। उस पर हमला कर ही पता उसे पहले किसी ने आकर उसे वहां से हटा दिया। विधि ने जब आंखें खोली तो उसकी जान में जान आई। वहां एक पुलिस वाला था। आर यू ओके मैम? घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पुलिस वाले ने आश्वस्त करते हुए विधि को कहा। विधि डरी हुई आंखों से उन जंगली कुत्तों और सियारों की ओर देखा। आप बिल्कुल मत डरिए मैम, मेरा सामना ऐसे जंगली जानवरों से रोज होता है और इन्हें कैसे भगाना है मुझे अच्छी तरह से आता है। बस आप घबराइए मत और बिना डरे इनकी आंखों में देखिए, पुलिस वाले ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। लेकिन वो विधि डर से बस इतना ही कह पाई, घबराना बिल्कुल नहीं है। आप बस हिम्मत बनाकर इनकी आंखों में देखकर इन्हें साबित कर दीजिए कि आप इनसे नहीं डर रही हैं। एक बार इनके नेता को डरा दीजिए, पूरी जनता अपने आप भाग जाएगी। पुलिस वाले ने ही विधि से कहा तो उसे थोड़ी हिम्मत आई। उन दोनों ने एक साथ एक सियार की ओर देखा जो उन सब में से सबसे खूंखार लग रहा था। विधि जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो पहले तो उसने अपनी आंखों को थोड़ा और फैलाया। फिर विधि और पुलिस वाले के लगातार देखने पर उसने अपने कदम पीछे बढ़ाए। फिर धीरे धीरे सभी जानवरों ने अपने कदम पीछे की और एकाएक वह सभी भाग गए। विधि के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह सब कैसे? विधि ने आश्चर्य से पूछा। जंगल करने का नियम है, या तो डर जाइए, डी ढेरा दीजिए, पर यहां राज वही करता है, सामने वाले को डरा देता है। वैसे इस जंगल में इस समय क्या कर रही हैं जहां पल पल खतरा है?
पुलिस वाले ने उसकी ओर देखकर कहा। विधि अभी भी डरी हुई थी, गले से मुश्किल आवाज निकल रही थी। मुझे घर। आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको सही सलामत आपके घर तक पहुंचा दूंगा। मैं यहां का फॉरेस्ट ऑफिसर हूं और जंगल के कोने कोने से वाकिफ हूं। आपको मेरे होते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं। मगर आप यहां पहुंची कैसे हो? फॉरेस्ट ऑफिसर की बात सुनकर विधि ने अब तक जो भी घटित हुआ उसे बता दिया कि कैसे वह यहां पहुंची, क्या क्या हुआ। वो लोग बहुत खतरनाक हैं सर, उनमें से एक का नाम भीमा है, विधि ने डरी हुई आवाज में कहा। ओह भीमा, वो तो इंसान के रूप में शैतान है। गाजर मूली की तरह काट देता है लोगों को। इस वक्त जहां हम खड़े हैं और जो आप बिखरी हुई हड्डियां दिख रही हैं, उसी के द्वारा मारे गए लोगों के लाशों के अवशेष है। जंगली जानवरों ने खाकर छोड़ा है। पुलिस वाले की के बताने पर विधि और डर गई। सर, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, विधि ने रोते हुए कहा। आप रोइए मत, मैं आपको जंगल से बाहर निकाल दूंगा। उससे पहले हमें यहां से निकलना होगा, जल्द से जल्द, इससे पहले भीमा और उसके आदमी यहां तक पहुंच जाएं। उनके पास हथियार भी ज्यादा है और लोग भी ज्यादा हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बेहतर होगा हम अपना बचाव करते हुए यहां से निकल चलें, पुलिस वाले ने उसे समझाते हुए कहा। विधि ने हामी भरी और दोनों वहां से चल दिए थे। जैसे जैसे विधि आगे बढ़ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा है। सर, यहां कोई है सर, लग रहा है कोई अभी देख रहा है, हमारे साथ चल रहा है, विधि ने डरते हुए कहा। आप यहां नहीं हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैं पिछले 3 महीने से यही ड्यूटी कर रहा हूं। मैंने कभी यहां किसी को नहीं देखा, बस आज ही आपकी चीख सुनी तो इस ओर चला आया। मैं भी यहां ज्यादा नहीं आता, इलाका बेहद खतरनाक है। पुलिस वाला विधि को सब बताता रहा। धीरे धीरे विधि का डर कम हो रहा था तो दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस वाला कभी जंगल के किस्से सुनाता तो कभी आत्मरक्षा के कुछ गुण बताता। यहां से दूर चलने पर मेरा कैंप है, वह मेरे साथी आपको मिल जाएंगे। हम वहीं से आपके परिवार वालों को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पुलिस वाले ने कहा। दोनों कुछ दूर चलते रहे, तभी किसी के पैरों की आहट लगी। पुलिस वाले ने इसे सावधान किया। विधि, लगता है कोई है, कहकर दोनों पेड़ के पीछे छुप गए। उसका अंदेशा बिल्कुल ठीक था। वीरू अगर लाखन और वही थे, दोनों विधि को ही ढूंढ रहे थे। तुम डरो मत, मैं देखता हूं, गन टटोलकर। ओ नो, हताशा भरे स्वर में पुलिस वाले ने कहा। क्या हुआ सर, विधि ने पूछा। मेरी गन कहीं गिर गई, माथे पर हाथ रख पुलिस वाले ने कहा। अब क्या करें सर, विधि घबराकर बोली। श, हम यहां हैं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, आवाज मत करना बिल्कुल, मुंह पर उंगली रखते हुए उसने कहा। दोनों वहीं चुपचाप खड़ीढे थे। वहां उनसे कुछ ही दूरी पर लाखन और वीरू खदड़े थे। वो लड़की बचनी नहीं चाहिए, गुस्से में वीरू गुर्राया। हां, उसकी वजह से दादा ने जीवा को मार दिया, क्योंकि वो उसे चकमा दे भाग गई। अगर हम उसे नहीं पकड़ डीडीएच पाए तो वो हमें भी मार देंगे, मुट्ठियां भींचते हुए लाखन बोला। उन दोनों की बातें सुन विधि बहुत डर रही थी। वो दोनों इधर उधर विधि को ढूंढते रहे और कुछ देर ढूंढने के बाद आगे बढ़ गए। उनके जाते ही विधि रो। सर, ये लोग यहां तक पहुंच गए, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, रोते हुए विधि ने कहा। विधि, डरो मत, डरने से कुछ नहीं होगा। जंगल में कदम कदम पर खतरा है। हमारा सबसे बड़ा खतरा हमारा डर है। हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। अभी हमें बहुत दूर चलना है, कैंप यहां से दूर है और ये इलाका इन बदमाशों का है। यहां से निकल गए तो सब ठीक होगा। पुलिस वाले ने उसे ढांढस बंधाया। अपनी सारी हिम्मत जुटा विधि आगे बढ़ने लगी। बहुत देर चलने के बाद उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। वो बेहद थक चुकी थी, भूखी और प्यासी भी थी। सर, मैं अब नहीं चल सकती, विधि ने हांफते हुए कहा। हिम्मत रखो, यहां से कुछ किलोमीटर पर ही कैंप है, वहां पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। सर, पानी, थोड़ा पानी मिल जाए, विधि का स्वर बहुत मुश्किल से निकला। पानी? ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूं। और हां, कहीं जाना मत और डरना बिल्कुल मत। हिम्मत रखो, कोई भी मुसीबत हिम्मत से बड़ी नहीं होती। मैं जल्दी आऊंगा, पुलिस वाले ने कहा। सर, विधि थोड़ी आशंकित थी। हिम्मत रखो, कुछ भी हो तुम्हें सामना करना होगा पूरी हिम्मत से, दिमाग से। ओके, एक नुकीली लकड़ी देकर, इसे अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखो, आता हूं, कहकर पुलिस वाला वहां से चला गया। विधि वहीं डरी सहमी बैठ गई। डर, हताशा और दुख से उसके आंसू नहीं थम रहे थे।
वो घुटनों सर रख आंख बंद करके बैठ गई। कुछ देर बाद कदमों की आहट से उसका ध्यान टूटा। उसे महसूस हुआ कि कोई बिल्कुल उसके सामने खड़ा है। उसे लगा है कि पुलिस वाला आ गया है। आप आ गए सर, पानी मिल, इतना ही बोल पाई कि जब उसने सामने वाले का चेहरा देखा तो है डर से सफेद पड़ गई। उसके सामने गन तान कर भीमा खड़ा था। तुम यहां, बेहद डरे हुए स्वर में विधि ने कहा। यहां छुपी बैठी है चूहिया, भाग लिया जितना भागना था। अब आराम करो, हमेशा के लिए बहुत दिमाग खाया तूने। आज तुझे तो ऐसे ही मौत दूंगा, मौत भी कांप जाए। दांत पीसते हुए भीमा ने कहा। सर सर, विधि चीखते हुए पुलिस वाले को आवाज दे रही थी। यहां तो कोई मुर्दा भी तेरी आवाज नहीं सुनेगा, कहकर उसने विधि को बालों से पकड़ ढाकर घसीटा। जब विधि ने बचने की कोशिश की तो उसने 2-3 थप्पड़ जड़च दिए। विधि जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से खून निकल आया। जमीन पर औंधी गिरी विधि को उस पुलिस वाले की बातें याद आईं जो उसने आत्मरक्षा की और हालात का सामना करने के लिए उसे बताई थी। उसने आंखें बंद कर थूक गटका और हिम्मत बटोर कर पलटी। उसने पलटते ही दोनों मुट्ठियों में मिट्टी भरकर भीमा की ओर फेंक दी। आंखों में मिट्टी गिरते ही भीमा का संतुलन बिगड़ा और उसके हाथ से फायर हुआ। इस फायर से विधि बच गई। उसने उठाकर एक लकड़ी को हाथ में थाम लिया जिसका एक सिरा नुकीला था, जो पुलिस वाला उसे देकर गया था। भीमा उस पर अगला वार कर पाता उससे पहले ही विधि ने लकड़ी को पूरी मजबूती के साथ पकड़कर सीधा भीमा की गर्दन पर घुसेड़ दिया। विधि ने जिस ताकत से वार किया वो बिल्कुल सटीक बैठा। लकड़ी काफी अंदर तक उसकी गर्दन में घुस गई। थोड़ी देर भीमा कराहा और वहीं ढेर हो गया। इतना अचानक हुआ कि खुद विधि को भी यकीन नहीं हुआ। वह हतप्रभ वहीं खड़ी रही। तभी वह पुलिस वाला वापस आ गया। भीमा को मरे हुए देख और विधि को खड़े थे, वह सब समझ गया। तुम ठीक तो हो ना? पुलिस वाले के सवाल पर विधि चुप झड्ढवत खड़ी रही। विधि विधि, उसने विधि को झिंझोड़ा। विधि का एकाएक ध्यान टूटा और भीमा की लाश को देख वह घुटनों के बल गिर गई और रोने लगी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने किसी को मार दिया, मेरे हाथों से किसी का खून हो गया, कहकर उसने अपने दोनों हाथों से चेहरे को छिपा लिया। यह खून नहीं, आत्मरक्षा है विधि। तुमने उसकी जान नहीं ली बल्कि अपनी जान बचाई है, पुलिस वाले ने उसे समझाते हुए कहा। मगर विधि कुछ समझना नहीं चाह रहे हैं। वह लगातार रोए जा रही थी। मैंने क्या कर दिया? विधि फफक कर बोली। तुमने एक ऐसे हैवान को मारा है जिसने इंसान का शरीर ले रखा था। तुमने कुछ गलत नहीं किया। अब यहां से चलो। गोली की आवाज सुनकर इसके आदमी भी यहीं आते होंगे और बाकी फॉरेस्ट ऑफिसर भी। इससे पहले वो यहां आए हमें कैंप तक पहुंचना होगा। पुलिस वाले ने विधि को आदमी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वह मुझे मार डालेंगे, विधि घबराकर बोली। राजा के मरते ही सैनिक भाग जाते हैं, भीमा की लाश देख वो खुद भाग लेंगे, पुलिस वाले ने कहा और उसे समझाते और संभालते हुए वहां से ले चला। थोड़ी और दूर चले होंगे कि कई कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। अब बिल्कुल मत डरो, विधि ऑफिसर आ रहे हैं, खुश होते हुए पुलिस वाला बोला। आपको डरने की घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप यहां बिल्कुल ठीक हैं, सुरक्षित है। बस आपको मेरा एक काम करना होगा, पुलिस वाले ने कहा। कैसा काम? विधि के चेहरे पर एक सवालिया निशान था। आपको यह नहीं बताना है कि मैं आपके साथ था। किसी भी ऑफिसर को आपको सिर्फ यह बताना है कि आप वहां से भाग आए और आत्मरक्षा में भीमा की जान चली गई। उसके ऐसा कहने पर विधि थोड़ा सोच में पड़ गई। अरे आप ज्यादा मत सोचिए, मैं 2 दिन से पनिशमेंट पर था और मुझे कहीं और भेजा गया था। मगर मैं पनिशमेंट से बचते हुए जंगल में उस तरफ चला गया जहां कोई नहीं आता और अकस्मात आप मिल गई। अभी यह सब जानने के बाद मुझे वाहवाही कम, पनिशमेंट ज्यादा मिलेगी। हो सकता है 2-3 दिनों के लिए घर भी भेज दिया जाए, तो प्लीज आप किसी से कुछ मत बताइएगा। पुलिस वाले ने पूरी बात समझाई तो विधि ने हामी भर दी। विधि बेहद थकी थी। अचानक उसे लगा कि एक हवा सी आई, कोई उसके पीछे है। उसने पलट कर देखा तो कई काले धुएं उसके साथ चल रहे थे। विधि इतना डर गई कि बेहोश हो गई। विधि की जब आंखें खुली तो उसने खुद को कैंप में पाया। उस कुछ देर बाद वहां बाकी ऑफिसर आए। उन्होंने विधि से पूछताछ की तो विधि ने उन्हें बताया। हाँ, बस पुलिस वाले के बारे में कुछ नहीं बताया। आप डरने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैं। और भीमा का तो यही होना था, जंगल को कब्रिस्तान बना दिया था उसने। अभी कुछ दिन पहले ही 2 टूरिस्ट को मार दिया। उनकी क्षत विक्षत शव पड़ी ढेर मिले हमें। ऑफिसर ने कैप उतारते हुए कहा, आप हमें उसके अड्डे पर और उस जगह ले चलिए
जहां आपने डेड बॉडी देखी थी, दूसरे ऑफिसर ने कहा। विधि ने हामी भरी। सामने लगी 2 तस्वीरों पर पड़ी तस्वीरें उसके कुछ जाने पहचानी लगी। ये लोग कौन हैं? विधि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। यही तो वो टूरिस्ट हैं जिन्हें भीमा ने बेरहमी से मार दिया था। यह सुन विधि चौंक गई, क्योंकि वे दोनों कोई और नहीं बल्कि वही थे जो उसे वहां मिले थे जब वह कैद से भागी थी, जिससे उसने मदद मांगी थी। और वे लोग चुपचाप आगे चले गए। क्या हुआ मैम? आप जानती है इन्हें? ऑफिसर ने सवाल किया। विधि चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या बताएं। कुछ देर बाद में विधि को लेकर उस जगह पहुंची जहां उसने जमीन में दबी डेड बॉडी देखी थी। स्थानीय पुलिस को भी सूचना कर दी गई थी। वह लोग बीमा के अड्डे पर पहुंच चुके थे और उसे अपने कब्जे में ले लिया था। विधि के कहे अनुसार जब वो लोग बाहर पहुंचे तो सच में वहां का मंजर बहुत भयानक था। वहां चारों ओर कंकाल के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे और वह लाश जो जमीन में दबी हुई थी उसे खोद कर निकाला जा रहा था। शायद कई दिन से वहां दबी हुई थी, इसीलिए लगभग सड़ने लगी थी। चेहरा भी पहचानना मुश्किल हो रहा था। विधि वह मंजर नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वहां से थोड़ी दूर खड़ी हो गई। सर, आपका शक सही था। ये कार्तिक ही है सर, कहकर पुलिस वाले की आंख में आंसू आ गए। इसका मतलब कार्तिक भीमा तक पहुंच गया था, इसीलिए भीमा ने कार्तिक को मारकर ही दफना दिया, क्योंकि अगर उसकी लाश हमें मिल जाती तो हम पूरी छानबीन करते। रुंधते हुए गले से सर ने कहा। ये लीजिए सर, कार्तिक का बैज। भावुक होकर ऑफिसर ने वह बैज सर को दिया जिस पर लिखा था एम कार्तिक। विधि उसे देखकर कुछ याद आया। एम कार्तिक। वह बुदबुदाई। अचानक उसका माथा ठनका। कार्तिक जी नाम तो उस पुलिस वाले की बैज पर भी था जो उसके साथ था। वह दौड़कर सर के पास गई। सर, यह बॉडी किसकी है? कुछ कांपते हुए उसने पूछा। हमारे होनहार ऑफिसर की। वो भीमा का पता लगाने की कोशिश कर रहा था जब से उन टूरिस्ट की बॉडी मिली तब से, लेकिन पिछले 3 दिन से उसका कुछ पता नहीं था। वो कहां गया? भरे हुए गले से सर ने कहा। क्या आप मुझे उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं? किसी अनहोनी की आशंका से विधि ने कहा। सर ने हां में सिर हिलाया और अपने मोबाइल से कार्तिक की तस्वीर दिखाई। विधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। कार्तिक वही था जो कल रात उसके। नहीं, ये नहीं हो सकता। विधि के गले से बस इतना ही निकला। उसकी एक निगाह उस डेड बॉडी पर गई। उसका कलेजा धक रह गया। निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब तक जो हुआ उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कार्तिक उसके साथ था, उसकी जान बचाई, उसकी मदद की। फिर कैसे? आखिर कैसे? सहमी विधि धीरे धीरे कदमों से पीछे बढ़ने लगी। एक पेडीएच के पास जाकर वो रोने लगी। उसे सब याद आने लगा कि कैसे उसने उसकी मदद की थी और उसे अपने बारे में किसी को ना बताने को कहा था। क्यों? आखिर क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो एक आत्मा थी और विधि खुद से ही कह रही थी कि अचानक एक आवाज उसके कानों में पड़ी, क्योंकि तुम ही थी जो हमें देख सकती थी। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि कार्तिक की थी। कार्तिक के सामने खड़ा था। कार्तिक को अपने सामने देख चौंक गई। तुम तो विधि इतना ही कह पाई। हां, मैं जिंदा नहीं हूं, न ही कल था। मुझे तो इन लोगों ने मार दिया था। मेरी और मेरे जैसों की आत्माएं वहां भटक रही थीं। तुम हम सबको देख सकती। मैं तुम्हारी मदद कर वहां से भेजना चाहता था, सही सलामत, ताकि तुम सबको बता सको, यहां ला सको और हम सबको मुक्ति मिल जाए, कार्तिक ने कहा। लेकिन तुमने मेरे हाथों से उसे क्यों मरवा दिया? विधि ने सवाल किया। उस वक्त भीमा वहां आ पहुंचा था और मैं एक आत्मा हूं। मैं उसे नहीं मार सकता था। केवल तुम ही मुझे देख सकती थी, सुन सकती थी और महसूस कर सकती थी। मुझे ही क्या, वहां मौजूद सभी आत्मा को जो तुम्हें बार बार दिख रही थी। तुम्हारी जान बचाने के लिए जरूरी था भीमा की जान जाना, कार्तिक ने जवाब दिया। सर, कहकर विधि रोने लगी। रो मत विधि, तुमने हम सबको मुक्ति दे दी है। अब हम सब यहां से जा सकेंगे। सुकून से हम सबकी आत्मा को शांति मिल गई। कार्तिक के इतना कहते ही कई आत्माएं वहां खड़ी हो गई, आकर उन 2 टूरिस्ट की भी। सबकी आंखें नम थीं और कृतज्ञ भाव से विधि को देख रही थी। सबने विधि से हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा। यह देख विधि की भी आंखें भर आईं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। थैंक्स, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए।
कार्तिक ने कहा। सर, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। आपने मेरी जान बचाई। मैंने ऐसा पुलिस वाला कहीं नहीं देखा जिसकी आत्मा भी उसकी ड्यूटी कर रही हो। थैंक्स यू सो मच सर, कहकर विधि रो पड़ी। अपना ख्याल रखना विधि। कार्तिक के इतना कहते ही वहां तेज रोशनी हुई और कार्तिक सहित सभी आत्माएं वहां से गायब हो गई। विधि वहां खड्डीधी सोचती ही रह गई। कुछ देर में सर उसके पास आए और वापस चलने को कहा। विधि एक तक भरी आंखों से कार्तिक की डेड बॉडी देख रही थी। उसे कल घटित हुई सारी बातें याद आ रही थीं। विधि गाड़ी में बैठ वहां से चल दी, मगर उसके जाते ही वहां एक काला धुआं उठा। धीरे धीरे वो धुआं एक आकार में बदल गया। वो भीमा था। ये इलाका मेरा था, मेरा ही रहेगा। हाँ हाँ हाँ, श कोई है। तो इस तरीके से विधि अपने घर पहुंच गई अपने परिवार के साथ। अब वह सुरक्षित है, तो यह घना जंगल उसका साथ दे पाया। तो श्रोताओं, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और भी आनंदमय कहानी ताकि आप तक मैं पहुंचा सकूं। चलता हूं मुसाफिरों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आपका समय मंगल